प्रकाश का ध्रुवण। हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है प्रकाश संबंधी घटनाएं, जिसमें से हमने देखा प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन। अब इसी के अंतर्गत और आगे है प्रकाश संबंधी घटनाओं में प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण एक प्रकाशी की घटना है जो केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही होती है। प्रकाश की घटना अनुदैर्घ्य तरंगों में नहीं होती। हम प्रकाश के ध्रुवण को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जब प्रकाश तरंग द्वारा प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर सममिति में कमी होती है तो इसे हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। प्रकाश की किरणों का प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर जो सममिति में जो कमी होती है उसे प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। हमको पता है जो यांत्रिक तरंगें जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला है अनुदैर्घ्य तरंग और दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्घ्य तरंगों में जब तरंग किसी दिशा में संचरित होती हैं तो जो इसके जो कण जो होते हैं तरंग संचरण के दिशा में ही गति करते हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में जो उसके जो कण जो होते हैं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। यदि हम अनुप्रस्थ तरंग को देखें, पहले अनुप्रस्थ तरंग को देखते हैं तो इसमें जो कंपन जो होता है, यदि मान लो ये तरंग संचरण की दिशा है, इसे O से दर्शाएं और सपोज OX से दर्शाएं, तो OX तरंग संचरण की दिशा है। इसमें यदि कोई कण कंपन करता है तो इस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करता है, इस प्रकार से। तो इस तरंग को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और तरंगे शीर्ष और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। ये शीर्ष कहलाता है और यहाँ से यहाँ ये गर्त कहलाता है। ये गर्त कहलाता है और ये कहलाता है शीर्ष, या इसी को श्रृंग भी बोलते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करती हैं और प्रकाश का जो ध्रुवण जो है वो केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही होता है, अनुदैर्घ्य तरंगों में नहीं होता। तो जैसे हमने देखा पिछली कक्षाओं में, जो प्रकाश की जो तरंगे हैं सभी तरंगे प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को दिखाती है, विवर्तन की घटना को भी दिखाती है। उनमें प्रकाश का परावर्तन भी होता है, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। लेकिन हम वहाँ पर ये पता नहीं कर पाते कि ये कौन सी तरंगे हैं। अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगों में विभेद करने के लिए जो प्रकाश का जो गुण है, प्रकाश का ध्रुवण, ये सहायक सिद्ध होता है कि कोई प्रकाश किरण अनुदैर्घ्य है या कोई प्रकाश किरण अनुप्रस्थ है। क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंगों में प्रकाश का ध्रुवण नहीं होता और अनुप्रस्थ तरंगों में प्रकाश का ध्रुवण होता है। तो इससे पता चलता है कि कोई जब यदि वह ध्रुवण को प्रदर्शित कर रहा है मतलब वो तरंग अनुप्रस्थ तरंग होगी। इसके बाद देखते हैं अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश किसे कहेंगे। अध्रुवित प्रकाश एवं ध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश क्या होता है? जब साधारण प्रकाश में जो अनुप्रस्थ जो तरंग है, अनुप्रस्थ जो कंपन जो होता है, पहले देखते हैं अध्रुवित प्रकाश हम किसे कहेंगे। अध्रुवित प्रकाश में जो अनुप्रस्थ कंपन जो होता है वह तरंग संचरण के दिशा के सभी ओर सम्मित होता है। मतलब वे प्रकाश जिसमें जो कंपन जो होते हैं, अनुप्रस्थ कंपन जो होते हैं, वे सभी दिशाओं में समान रूप से सम्मिलित होते हैं।
तो जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, किसी लाइट का प्रकाश हो गया, मोमबत्ती का प्रकाश हो गया, ये सब अध्रुवित प्रकाश के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम इसे यदि दर्शाना चाहें अध्रुवित प्रकाश को, तो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। बीच में ये डॉट, तो ये अध्रुवित प्रकाश का नोटेशन है। इसमें क्या है, ये जो तीर का निशान जो है, ये कागज के तल के समांतर जो कण कंपन कर रहे हैं उसको दर्शाता है। जैसे मान लो ये एक ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड के समांतर जो कण जो कंपन करेंगे उसे हम तीर के निशान से दर्शाते हैं, और जो कण इस कागज के तल के लंबवत मतलब इस दिशा में ऐसे कंपन करते हैं उसे हम डॉट से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं अध्रुवित प्रकाश में जो कण जो होते हैं, जो अनुप्रस्थ कंपन करते हैं, वह सभी दिशाओं में कंपन करते हैं, इसलिए ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। इसका एक नोटेशन इस प्रकार से भी दर्शाया जा सकता है। या करके यहाँ पे यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट। तो इस प्रकार जो नोटेशन रहता है या सिंबल जो ये होता है, यह सिंबल अध्रुवित प्रकाश को प्रदर्शित करता है या अध्रुवित प्रकाश को बताता है। इसके बाद हम देखते हैं ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश। जनरली हम समतल ध्रुवित प्रकाश को केवल ध्रुवित प्रकाश भी कह देते हैं। ध्रुवित प्रकाश में प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ कंपन तरंग संचरण के दिशा में केवल एक ही दिशा में कंपन करते हैं, तो वे प्रकाश अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ये सभी दिशाओं में, इसमें जो कण जो होते हैं सभी दिशाओं में कंपन नहीं करते, केवल तल के एक ही दिशा में कंपन करते हैं। और उसको यदि अपन दर्शाएं डायग्राम के माध्यम से, तो इस प्रकार से दर्शाया जाता है। यदि कोई कण कागज के तल के समांतर कंपन करेगा, उसे हम इस प्रकार तीर के निशान से दर्शाएंगे। यह यदि कोई कण कागज के तल के समांतर कंपन कर रहा है, उसके लिए ये नोटेशन होगा, ये सिंबल होगा। और दूसरा सिंबल जो कागज के तल के लंबवत कंपन करेगा, उसके लिए सिंबल इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। तो ये सिंबल कागज के तल के समांतर कंपन करने वाले तरंगों के लिए है, और ये जो सिंबल है वो कागज के तल के लंबवत जो कण कंपन करते हैं उसके लिए सिंबल है। तो ये दोनों सिंबल ध्रुवित प्रकाश के लिए लिए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यांत्रिक तरंगों में ध्रुवण कैसे होता है, उसका एक प्रयोग देखते हैं। यांत्रिक तरंगों में प्रकाश का ध्रुवण कैसे होता है। यांत्रिक तरंगों में प्रकाश के ध्रुवण का प्रायोगिक प्रदर्शन हमको पता है प्रकाश का ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है, अनुदैर्घ्य तरंगों में नहीं होता। इसकी व्याख्या करने के लिए हम यहाँ पर एक प्रायोगिक प्रदर्शन करते हैं, जिसके लिए हम दो स्लिट लेते हैं। एक स्लिट S1 है और दूसरा स्लिट S2 है। तो माना दो स्लिट हैं, एक स्लिट S1 है, दूसरा स्लिट S2 है। यहाँ पर हम एक दृढ़ आधार से, मान लो दृढ़ आधार है जिसको अपन
Q से दर्शाए हैं, इस दृढ़ आधार में एक लंबी रस्सी जिसका एक सिरा P है, यहाँ तक हमने खींचा है और यहाँ पर 2 स्लिट इसके लंबवत इस प्रकार से रखा गया है। ये पहला स्लिट है S1 और ये दूसरा स्लिट है S2। अब यदि हम धागे के सिरे P को खींच कर रखें और इसे ऊपर खींच करके छोड़ दें, यदि मान लो कोई धागा तना हुआ है उसे ऊपर खींच करके छोड़ देते हैं, तो जो उसमें जो कंपन उत्पन्न होता है या जो तरंग उत्पन्न होता है वह किस प्रकार का तरंग होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है। मतलब उसमें ये जो धागा जो बंधा है ये कैसे कंपन करेगा? ऐसे ऊपर नीचे कंपन करता है। मतलब यहाँ पे कौन सा तरंग उत्पन्न हो रहा है? अनुप्रस्थ तरंग। तो उस स्थिति में इस प्रकार से तरंग उत्पन्न होगी और ये जो पूरी जो तरंगे जो है पहले S1 से पार हो जाएगी, उसके बाद फिर S2 से पार हो जाएगी और पार होकर के यहाँ तक पहुँच जाती है। यदि ये दोनों परस्पर समांतर है तब दोनों स्लिट कैसे हैं? यहाँ पर परस्पर समांतर है। अब यदि दूसरी स्थिति, यदि स्लिट S1 को ऐसा ही रहने दें और स्लिट S2 को धीरे धीरे घुमाएं, तो एक स्थिति ऐसा आता है कि S2 स्लिट S1 के लंबवत हो जाता है। तो उस स्थिति में ये जो अनुप्रस्थ कंपन कर रहा है, ये जो तरंग है, इस स्लिट S2 से आगे नहीं बढ़ पाता। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर प्रकाश का ध्रुवण हो रहा है। उसको यदि अपन डायग्राम के माध्यम से दर्शाना चाहें तो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ये है हमारा दृढ़ सतह Q, इस पर एक धागा बंधा हुआ है, ये है P, यहाँ पर एक स्लिट है S1 और दूसरा स्लिट इस प्रकार से यहाँ पर लंबवत हो जाता है। स्लिट S1 के कंटिन्यू घुमाते जाते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर जो कण कंपन कर रहा है इससे आगे नहीं बढ़ पाता, यहाँ पर आकर के रुक जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण की घटना हो रही है। अब इसके बाद यदि हम इसी को अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में देखें तो अनुदैर्घ्य तरंग यहाँ पर कैसे में उत्पन्न होगा? यदि हम इस धागे को ढीला करके छोड़ें ऐसा, तो उस स्थिति में यहाँ पर इस प्रकार का कंपन होगा, ऊपर नीचे कंपन नहीं होगा। जब ऊपर नीचे कंपन होता है तो उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, मतलब जिसमें शीर्ष और गर्द बनता है। और अनुदैर्घ्य तरंगों में विरलन और संपीड़न होता है। तो उस स्थिति में चाहे स्लिटों की स्थिति कैसी भी रहे, यहाँ पे जो कंपन उत्पन्न होता है वह बिंदु Q तक पहुँचता है और P से जो कंपन स्टार्ट हुआ है वह बिंदु Q तक पहुँचेगा। मतलब इस स्थिति में भी ये जो पूरा कंपन है कहाँ तक पहुँचेगा? बिंदु Q तक पहुँचेगा। कौन से तरंगों में? अनुदैर्घ्य तरंगों में। और अनुप्रस्थ तरंगों में जब पहला स्लिट के लंबवत दूसरा स्लिट हो जाता है तो दूसरे स्लिट के आगे ये तरंगे नहीं बढ़ पाती। तो इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश का ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है, अनुदैर्घ्य तरंगों में नहीं होता। इसके बाद आगे अपन देखते हैं प्रकाश के ध्रुवण का प्रायोगिक प्रदर्शन। ये तो अभी हमने देखा यांत्रिक तरंगों में प्रकाश का ध्रुवण कैसे होता है। अब हम देखेंगे प्रकाश का ध्रुवण वास्तव में होता कैसे है। प्रकाश के ध्रुवण का प्रायोगिक प्रदर्शन। प्रकाश के ध्रुवण का प्रायोगिक प्रदर्शन।
प्रकाश के ध्रुवण के प्रायोगिक प्रदर्शन की व्याख्या करने के लिए हम यहाँ टूरमेलिन के क्रिस्टल का उपयोग करते हैं। यहाँ पर 2 टूरमेलिन के क्रिस्टल लिए जाते हैं, जिसमें से एक क्रिस्टल ध्रुवक की तरह कार्य करता है और जो दूसरा जो क्रिस्टल है वह विश्लेषक की तरह कार्य करता है। तो प्रकाश के ध्रुवण को समझाने के लिए हम 2 क्रिस्टल लेते हैं, टूरमेलिन के क्रिस्टल। उन क्रिस्टलों का नाम है टूरमेलिन के क्रिस्टल। इसकी व्यवस्था इस प्रकार से होती है, मान लो एक मुख्य अक्ष बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर यदि मैं इसको ऐसा बना दूं तो ये हो गया, कौन सा प्रकाश हो गया, ये अद्वित प्रकाश हो गया। ये हो गया अद्वित प्रकाश। तो यदि ये अद्वित प्रकाश एक टूरमेलिन के क्रिस्टल सपोज मैं इसे ए से दर्शाऊं, टूरमेलिन के क्रिस्टल ए से होकर के गुजरती हैं तो ये अद्वित प्रकाश ध्रुवित हो जाती है। मतलब अभी ये जो अद्वित प्रकाश है ये सभी दिशाओं में समान रूप से सम्मित है। इसमें जो कंपन हो रहा है सभी दिशाओं में समान रूप से सम्मित है। जब ये प्रकाश एक टूरमेलिन के क्रिस्टल से होकर के गुजरती हैं तो ये अद्वित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है और यहाँ पर हमें समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। इस प्रकार से ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, या इसे हम केवल ध्रुवित प्रकाश भी कह देते हैं। अब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को एक दूसरा जो टूरमेलिन का क्रिस्टल है उसमें से होकर के गुजारा जाए ये दूसरा टूरमेलिन का क्रिस्टल मान लो बी है, तो यदि इस टूरमेलिन के क्रिस्टल से होकर के गुजारा जाए और दूसरे सिरों से हम इसे देखते हैं, सपोज यहाँ पर हमारा आँख है, इधर से हम देखते हैं तो यहाँ पर इस स्थिति में जब दोनों टूरमेलिन के क्रिस्टल परस्पर लंबवत होते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर हमें अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। इस स्थिति में हमें जो तीव्रता जो है वह मैक्सिमम प्राप्त होती है। अब यदि दूसरी स्थिति, यहाँ पर जो पहला जो क्रिस्टल है वह ऐसा ही रहे और दूसरे क्रिस्टल को क्रमशः घुमाते जाएं, क्लॉकवाइज घुमाते जाएं, इस दिशा में ऐसा घुमाते जाएं, तो उस स्थिति में दूसरे क्रिस्टल पर जो समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित हो रही है इनकी जो तीव्रता है क्रमशः कम होने लगती है। यदि हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से बताना चाहें तो यहाँ पर बता सकते हैं। यह है अध्रुवित प्रकाश, ये टूरमेलिन का क्रिस्टल ए है, ये ध्रुवित प्रकाश है। हम यहाँ पर टूरमेलिन के क्रिस्टल को घुमा दिए हैं इस प्रकार से और इधर से हम देखते हैं। इस दिशा से देखते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर जो प्रकाश की तीव्रता है यह न्यूनतम होती है। तीव्रता न्यूनतम तीव्रता होती है। और यदि ये घूमते घूमते पूरा पहला जो टूरमेलिन का जो क्रिस्टल है उसके लंबवत हो जाए तो यहाँ पर जो तीव्रता है वह शून्य हो जाता है। उसके बाद और घुमाते जाते हैं
तो धीरे धीरे तीव्रता बढ़ती जाती है और यह जब पुनः पहले क्रिस्टल के समांतर हो जाता है दूसरा क्रिस्टल, तो फिर से हमें अधिकतम तीव्रता प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रकाश का ध्रुवण होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पहला जो टूरमेलिन का क्रिस्टल है जो कि अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलता है, इस पहले क्रिस्टल को हम बोलते हैं ध्रुवक। पहले क्रिस्टल को क्या कहते हैं? ध्रुवक। क्यों इसको ध्रुवक कहते हैं? क्योंकि यह अध्रुवित प्रकाश को किस में बदल रहा है? समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल रहा है। तो वह क्रिस्टल जो अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलता है उसे ध्रुवक कहते हैं। और जो दूसरा क्रिस्टल है जो कि पहले क्रिस्टल से जो समतल ध्रुवित प्रकाश निकला है या प्राप्त हुआ है, उसको यह बताता है कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश ध्रुवित है या नहीं। वह कौन बताता है? ये दूसरा क्रिस्टल। इसलिए इसको हम कहते हैं विश्लेषक। दूसरे क्रिस्टल को हम कहते हैं विश्लेषक, या अंग्रेजी में कहें तो ध्रुवक को पोलराइजर बोला जाता है और विश्लेषक को एनालाइजर कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रकाश के ध्रुवण का प्रायोगिक प्रदर्शन है, जिसमें टूरमेलिन का 2 क्रिस्टल लिया जाता है, जिसमें से एक क्रिस्टल ध्रुवक कहलाता है और जो दूसरा क्रिस्टल जो होता है वह विश्लेषक कहलाता है। जो ध्रुवक जो होता है वह अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है और विश्लेषक का काम क्या है? ध्रुवक से जो प्राप्त ध्रुवित प्रकाश है वह वास्तव में ध्रुवित है या नहीं है, उसके बारे में दूसरा क्रिस्टल बताता है, इसलिए हम इसे विश्लेषक कहते हैं। तो ये हो गया प्रकाश के ध्रुवण का प्रायोगिक प्रदर्शन। इसके बाद देखते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में। ध्रुवित प्रकाश में यदि अनुप्रस्थ कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही रेखा के अनुदिश होते हैं, तो उस स्थिति में उस प्रकाश को हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। इसमें यदि जो कंपन है वह कागज के तल के समांतर हो रहा है तो उसे तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं, और यदि कंपन कागज के तल के लंबवत हो रहा है तो उसे हम बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से यदि समतल ध्रुवित प्रकाश में जो कंपन जो हो रहा है वह कागज के तल के समांतर हो रहा है तो उस स्थिति में इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश को, और यदि कंपन कागज के तल के लंबवत हो रहा है तो उसे इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो पहली जो स्थिति है, स्थिति ए को हम कह सकते हैं, इसमें जो कंपन हो रहा है वह कागज के तल के समांतर कंपन हो रहा है, और ये जो दूसरी स्थिति बी है, इसमें जो कंपन हो रहा है वह कागज के तल के लंबवत कंपन हो रहा है। इसके बाद देखते हैं कंपन तल किसे कहते हैं और ध्रुवण तल किसे कहते हैं। कंपन तल, यदि मान लो पी क्यू तरंग संचरण की दिशा है, तो उस स्थिति में जो कंपन तल जो होता है वह समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल होता है जिसमें अनुप्रस्थ कंपन और जो तरंग संचरण की जो
दिशा है, दोनों स्थित होते हैं। मतलब कंपन तल वह तल होता है जिसमें तरंग संचरण की दिशा और अनुप्रस्थ कंपन दोनों होते हैं। यदि हम इसको दर्शाएं तो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ए बी सी डी एक तल है जिसमें ये तरंग संचरण की दिशा भी है और ये कंपन दोनों सम्मिलित हैं। इसलिए इस तल को ए बी सी डी, इस तल को हम कहेंगे कंपन तल। और दूसरा है ध्रुवण तल। कंपन तल के बाद ध्रुवण तल। ध्रुवण तल किसे कहेंगे? ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा स्थित हो और कंपन तल के जो लंबवत जो होता है वह भी इसमें स्थित हो। मतलब इसमें ध्रुवण तल में प्रकाश संचरण की दिशा और कंपन दोनों स्थित होते हैं, तो उसे हम ध्रुवण तल कहते हैं। इसको यदि दर्शाना चाहें तो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ई एफ जी और एच। तो ये जो तल है ई एफ जी एच, ये तल कहलाता है ध्रुवण तल। और ए बी सी डी ये तल कहलाता है कंपन तल। हम यहाँ पर भी बता सकते हैं ये कंपन तल है और ये ध्रुवण तल है। अब इसके बाद हम देखेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां। इसमें से हम समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियों में केवल परावर्तन के द्वारा जो ध्रुवण होता है उसकी ही व्याख्या करेंगे, वही हमारे कोर्स में है। यहां पर हम देखेंगे परावर्तन द्वारा ध्रुवण। परावर्तन द्वारा ध्रुवण के लिए सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक मेलस नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1808 में ये बताया था कि जब कोई साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में आपतित होती है तो वह आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाती है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने सन 1808 में बताया था, मेलस ने, कि कोई साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होती है तो वह आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होती है। बाद में ब्रूस्टर नामक वैज्ञानिक ने सन 1811 के लगभग इसी का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, तो उन्होंने ये बताया कि आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए जो परावर्तित प्रकाश जो होता है वह पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। तो उसके लिए जिसके लिए जो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित है, तो जिस आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है उस आपतन कोण को ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण कहते हैं। मतलब जिस आपतन कोण के लिए परावर्तित जो प्रकाश है वह जो परावर्तित प्रकाश है वह पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, उस आपतन कोण को हम ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण कहते हैं, जिसे हम आईपी ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण को कहाँ से दर्शाते हैं? आईपी से दर्शाते हैं। तो ध्रुवण कोण किसे कहेंगे? जिस आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है उस आपतन कोण को
ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण कहते हैं, जिसे आईपी से दर्शाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम, इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक म्यू जो है वह ध्रुवण कोण आईपी के स्पर्शज्या या उसी को हम बोलते हैं टेंजेंट के बराबर होता है। तो ब्रूस्टर का नियम का क्या स्टेटमेंट है? इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण आईपी के टेंजेंट या स्पर्शज्या, हिंदी में उसको स्पर्शज्या कहते हैं, उसके बराबर होता है। या सूत्र के रूप में इसे लिखें, सूत्र रूप में हम इसको लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू स्पर्शज्या मतलब 10 आईपी। ये किसका गणितीय रूप है? ब्रूस्टर के नियम का गणितीय रूप है। इसमें से स्पष्ट दिख रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण आईपी के टेंजेंट के बराबर होता है। तो म्यू इज इक्वल टू 10 आईपी, ये ब्रूस्टर का नियम है। अब इसके बाद हम यहां पर सिद्ध करेंगे कि जब परावर्तन द्वारा जब ध्रुवण होता है तो उस स्थिति में जो परावर्तित किरण है और जो अपवर्तित किरण है दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। परावर्तन द्वारा ध्रुवण में परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होते हैं। इसकी व्याख्या हम यहां पर करते हैं। इसके लिए देखिए, माना कोई प्रकाश म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण आईपी पर आपतित होती है। तो इस स्थिति में यहां पर देखिए डायग्राम, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। सपोज अभिलंब को हम mn से दर्शाएं और इसको हम pq से दर्शाएं, तो उस स्थिति में AB आपतित किरण होगी और MB ये अभिलंब होगा। इसके बीच जो कोण जो है ये आपतन कोण है, यदि आपतन कोण किसके बराबर है? यहाँ पर ध्रुवण कोण आईपी के बराबर, मतलब यह कोण होगा आईपी के बराबर। तो उस स्थिति में बिंदु बी से इस दिशा में प्रकाश की किरणें जो परावर्तित होती हैं वह समतल ध्रुवित होती है। सपोज ये किरण है BC, ये किरण समतल ध्रुवित होती है और इस कोण का मान भी आईपी के बराबर होगा और कुछ हिस्सा इस बिंदु P से इधर अपवर्तित हो जाती है। इधर है वायु और यहाँ पर हमारा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक म्यू है, इस दिशा में अपवर्तित हो जाती है। मान लो अपवर्तित किरण BD है, तो उस स्थिति में इधर भी इसका कुछ हिस्सा आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। अब इसके बाद हम यहां पर देखते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से हमको प्राप्त होता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, जहां आई आपतन कोण है और आर अपवर्तन कोण है। यहाँ पर ये आर अपवर्तन कोण है।
तो यहाँ पर हमको मिलेगा म्यू साइन आई पी बटे आर, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर पहला। लेकिन हमको पता है, परंतु ब्रूस्टर के नियम से म्यू का मान होता है 10 आई पी, इसको दे देते हैं हम दूसरा इक्वेशन। अब यहां पर देखिए समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से हमको मिल जाता है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं इसलिए राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। 10 आई पी इज इक्वल टू साइन आई पी बटे साइन आर। और त्रिकोणमिति में हमको पता है 10 आई पी बराबर होता है या 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसलिए यहाँ पर 10 आई पी बराबर होगा साइन आई पी बटे कॉस आई पी। तो ये हो जाएगा, इसको हम आगे लिख सकते हैं साइन आई पी इज इक्वल टू बटे कॉस आई पी इज इक्वल टू साइन आई पी बटे साइन आर। यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में जो अंश है वो समान है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर मिलेगा 1 बटे कॉस आई पी इज इक्वल टू 1 बटे साइन आर, या इसी को हम लिख सकते हैं cos आई पी इज इक्वल टू साइन आर। इसके बाद हम इसी को आगे और लिखें तो हमको पता है cos आई पी बराबर होता है जो पूरा कोण का जो नियम है, पूरा कोण का जो फार्मूला है त्रिकोणमिति में, cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो उसके आधार पर ये हो जाता है cos आई पी साइन 90 माइनस आई पी इज इक्वल टू मिलेगा साइन आर, और यहीं से हमको आगे प्राप्त होगा इधर 90 माइनस आई पी इज इक्वल टू आर। दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, दोनों तरफ साइन है तो साइन 90 माइनस आई पी बराबर साइन आर है, इसलिए 90 माइनस आई पी आर के बराबर होगा। या इसी को हम आगे लिख सकते हैं आई पी प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम देते हैं नेक्स्ट इक्वेशन तीसरा। अब चित्र में देखिए चित्र में देखो कोण एम बी सी, कोण सी बी डी और कोण डी बी एन, ये तीनों कोण मिलकर के 180 अंश बना रहे हैं। तो चित्र से कोण आई पी प्लस कोण सी बी डी प्लस कोण आर, तीनों का टोटल है 180 अंश। कोण सी बी डी प्लस आर इज इक्वल टू 180 अंश। समीकरण 3 से हमको पता है आई पी प्लस आर बराबर 90 अंश है, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं कोण सी बी डी प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश, या इसी को आगे हम लिख सकते हैं कोण सी बी डी बराबर 90 अंश। इसका मतलब यहाँ पर कोण सी बी डी ये कितना मिल गया हमको 90 अंश के बराबर। तो 90 अंश के बराबर मिला, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोण बी सी क्या है, ये परावर्तित किरण है, और कोण बी डी क्या है, ये अपवर्तित किरण है। इसका मतलब ये हुआ जब कोण सी बी डी बराबर 90 अंश है तो उस स्थिति में परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण दोनों परस्पर लंबवत होते हैं।
तो हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं इस प्रकार, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होते हैं। तो ये था परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, जिसमें हमने देखा जब परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण होता है तो उस स्थिति में परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होते हैं। धन्यवाद।